हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ प्रिय प्रवास रचना दी गई है। तो इसके रचनाकार के बारे में पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं? नहीं है। श्रीधर पाठक हैं? नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, बी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों। तो इसमें प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो उसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड प्रश्न है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पूछा गया है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को? नहीं। महादेवी वर्मा को? नहीं। जयशंकर प्रसाद को? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को? यहाँ डी ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारे पास, सी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, तार सप्तक 1943 का संपादन किसने किया? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तार सप्तक 1943 का संपादन किसने किया? मुक्तिबोध ने? नहीं। धर्मवीर भारती ने? नहीं। गिरिजा कुमार माथुर ने? नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, बी। तो आगे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्याय, आगे हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नकेनवाद में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो यहाँ नकेनवाद में पूछा गया कि कौन सा कवि शामिल नहीं है। तो हमारा नलिन विलोचन शर्मा, ये भी हमारा इसमें शामिल है। केसरी कुमार, ये भी इसमें शामिल है नकेनवाद में। और नरेश, ये भी हमारा इसमें शामिल है। हमारा सी ऑप्शन है वो शामिल नहीं है। ये कौन है? हमारे नरेश मेहता, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी हमारे जो 3 दिए गए यहाँ, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये हमारे 3 शामिल हैं, लेकिन इसमें नरेश मेहता शामिल नहीं है। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम कृति कौन सी है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम कृति कौन सी है? आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है दोस्तों। सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो चलिए दोस्तों,
हम इसका सही आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है हमारा कला और बूढ़ा चांद, ये नहीं है। आंगन के पार द्वार, ये भी नहीं है। हमारा डी ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी नहीं है। हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है बी, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिम तरंगिणी इसका सही आंसर है दोस्तों। हमारा छठा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है क्रू क्रू स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? क्रू क्रू स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी है, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, भीष्म साहनी है। बी ऑप्शन भी गलत है हमारा, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। हमारा एक ही ऑप्शन रह जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी। तो ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा रिवीजन बैच चला हुआ है और आप सभी को यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से हिंदी व्याकरण और साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो सभी बच्चे अपना अध्ययन अच्छे से करते रहिए, मैं आपकी ऐसे ही अच्छे से तैयारी करवाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन बनता है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस किसने लिखा? यहाँ नहुस नाटक के बारे में पूछा गया कि किसने लिखा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र, गिरिधर दास और राजा लक्ष्मण सिंह और श्रीनिवास दास। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, हमारा सी भी गलत है और हमारा डी भी गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन रह जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन रह जाता है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। और ये कौन थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। हमारा 8वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, बी ऑप्शन बचता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहन राकेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, दुलाई वाली और 11 वर्ष का समय। तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और हमारा डी भी गलत है दोस्तों। हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है बी, इंदुमती। तो इंदुमती हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, इसे माना जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों,
कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इन 4 ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर क्या होगा? कलम का सिपाही जीवनी किसके बारे में है दोस्तों? शरत चंद्र के बारे में नहीं है, निराला के बारे में नहीं है, अज्ञेय के बारे में नहीं है। तो हमारा एक ऑप्शन बच जाता है दोस्तों बी। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद। तो दोस्तों हमारा ये रिवीजन बैच चला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा जो हिंदी पढ़ाई जा रही है अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं आप बच्चों के लिए यही भविष्य के लिए उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक करें और आपकी जो इच्छाएं हैं सरकारी नौकरी को पाने की, वो आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन आता है हमारा, वर्णमाला में क्षय त्रय जय श्रय क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। और इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, अब मैं बताता हूं। क्षय प्लस क्षय प्लस ए, त्रय प्लस रे प्लस ए, त्रय। जय प्लस अय प्लस ए और श्रय प्लस रे प्लस ए, श्रय। तो इस प्रकार हमारे जो ये 4 संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं इनका निर्माण इस तरह से होता है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं हमारे? य रे लेवे, य रे लेवे। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य रे ले और व। और ऊष्म होते हैं श है। तो ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं और 4 ही हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स्वर के बारे में मैंने बता दिया था, जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। मैंने पहले भी जो हमारी वीडियो पहले आई थी बेटा, तो उसमें बताया था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक क्या होती है, समूहवाचक क्या होती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बुढ़ापा, मैंने भाववाचक संज्ञा की ट्रिक भी बताई थी दोस्तों कि यह हमारा जातिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक, जिनमें पा, पन, तो, ता, आई, ई ये प्रत्यय लगते हैं जिन शब्दों में, वो हमेशा ही हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। वो वे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ दोस्तों। तो इसमें यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास है? नहीं है। कर्मधारय है? नहीं है। बहुब्रीहि है? नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारे पास दोस्तों। तो इसमें क्या है हमारा? अव्ययी बहु समास है दोस्तों।
अब तत्पुरुष समास के बारे में भी मैंने बताया था, अब यही बहु समास के बारे में बताया था, कर्मधारय के बारे में बताया था और बहुव्रीहि के बारे में बताया था। अब यही बहु समास के अनेक उदाहरण होते हैं दोस्तों। यथाशक्ति, अब यहाँ यथाशक्ति दिया गया, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो ये हमारा अव्ययी बहु समास है, ये इसका समास विग्रह है दोस्तों। अब आगे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, यथाविधि, विधि के अनुसार, ये हमारे अव्ययी बहु समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो हमारा इनमें से सही आंसर क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाता है। हमारा बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो कैसे, इसमें कौन सी संधि आएगी दोस्तों। मैंने आप सभी को यण संधि के बारे में बताया था, तो इसमें हमारी वही संधि आएगी, यण संधि। यण संधि का क्या नियम होता है, यण संधि जब ई, बड़ी ई के आगे इनसे भिन्न कोई भी ऐसे वर्ण स्वर आ जाए, ये नहीं आने चाहिए, अगर ये आ गए तो दीर्घ में आ जाएंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पर मान लो ई दिया गया है, ई नहीं आना चाहिए, इसके बाद हमारा ए आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, री आ जाए, कोई भी स्वर आ जाएंगे, लेकिन ये सेम नहीं आने चाहिए। अब इसी प्रकार ऊ के आगे, बड़े ऊ के आगे ये नहीं आने चाहिए, एक जैसे नहीं आने चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ पर ए आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, री आ जाए, या कोई भी आ जाए, लेकिन सेम नहीं आने चाहिए ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर ई के सामने आ जाता तो यह हो जाता है, अगर ऊ के सामने कोई भी स्वर आ जाता है, इनको छोड़कर ऊ नहीं आने चाहिए, तो उसका दा वह हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे अनु प्लस अय, तो हो जाएगा ये, मैंने बताया था किसी भी व्यंजन से जब हम मात्रा को हटाते हैं तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। हमने न से मात्रा को हटा लिया, ऊ की मात्रा को, और ऊ को ब्रैकेट के अंदर ले लिया और इसका ए ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों आधा। और इसके बाद हम पूरा जो ये शब्द दिया गया ये लिख देंगे, न के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए न को आधा लिख देंगे, और वह हमारा आधा है, जब इसमें ए जुड़ेगा पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा ये अन्वय। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो संधि का मैंने अभी क्वेश्चन हल करवाया है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 15वां क्वेश्चन है, जो जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना दोस्तों क्या है। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अजय, अमर, अगाध और अभय। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा, जो जीता न जा सके, जिसे जीता नहीं जा सकता उसको क्या कहा जाता है, अजय कहा जाता है। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा।
अमर का क्या कौन होता है? जो मरता नहीं है वो अमर होता है। और अभय, अभय क्या होता है? निडर। और आघात, आघात क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है आघात क्या होता है? गहराई के साथ। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा न बी ऑप्शन सही है, और न सी सही है, और न डी, ये हमारे तीनों गलत हैं, और अजय हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा लकोक्ति आई है ये हमारी। तो ऊंट के मुंह में जीरा लकोक्ति का अर्थ क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? बहुत अधिक खाना, ये नहीं होता, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। ऊंट को जीरा खिलाना, बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा आवश्यकता से बहुत कम, सही बात है दोस्तों, हमारा सही सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आवश्यकता से बहुत कम। हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों, बीमारी की दवा, गलत है ये भी नहीं होगा हमारा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवश्यकता से बहुत कम। आवश्यकता से बहुत कम क्यों? अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, पहलवान व्यक्ति है, अगर उसको खाने के लिए कोई फ्रूट वगैरह दिए जाए, फल वगैरह दिए जाए, मान लो उसको एक सेब दे दिया जाए, लेकिन और वो भूखा है, तो इसका मतलब है उसकी तृप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए ही हम ऊंट के मुंह में जीरा लकोक्ति को लागू करते हैं, आवश्यकता से बहुत कम, अर्थात उसको हमने आवश्यकता से बहुत कम वस्तु दी है उसको खाने के लिए। उसको जो खाने के लिए हमें फल दिए हैं, तो वो फल उसके लिए, उसकी संतुष्टि के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत भोजन की आवश्यकता है, बहुत फलों की आवश्यकता है। तो आगे हमारा 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पूछा गया, समीर भी होता है, अनिल भी होता है, मारुत वायु भी होता है, तो ये तीनों होते हैं, तो एक ही बच गया हमारा, अनल। अनल होता है दोस्तों आग, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है अनल पवन का पर्यायवाची नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं होता वही पूछा गया है, नहीं होता, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये होते हैं किसके? पवन के, लेकिन डी नहीं होता, अनल। अनल आग होता है। चलिए दोस्तों, हमारा 18वां क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पूछा गया है कि प्रत्यय प्रत्यय उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? प्रत्यय उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रति। अब प्रति कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद भी करके देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रति, तो हमारा शब्द है ये प्रत्यय उत्पन्नमति।
तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्पन्नमति, प्रत्यय उत्पन्नमति। तो ये शब्द बनता हमारा, तो यहाँ पर तय से हमने ई की मात्रा ले ली और इसका ऊ ले लिया, तो वही हमारा यण संधि का यहाँ नियम लागू हो रहा है दोस्तों। तो यह हो जाएगा और प्लस हमारा क्या बच जाएगा, ये पूरा का पूरा शब्द ले लेंगे हम, उत्पन्नमति। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा ये प्रत्यय उत्पन्नमति, प्रत्यय उत्पन्नमति। तो हमारा प्रति इसमें उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों, हमारा 19वां क्वेश्चन है, लंबोदर किस प्रकार का है, यानी इसमें बताया गया, शब्द पूछा गया लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, नहीं है, यौगिक है, नहीं है, तत्सम है, नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर रूढ़ क्या होते हैं, वे शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता, उसे रूढ़ कहा जाता है। यौगिक जो दो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक होते हैं। और योग रूढ़ क्या होते हैं, जो यौगिक शब्दों की भांति ही दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, योग रूढ़ कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम तद्भव। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे फल, ज्ञान, माता, पिता आदि, ये सारे हमारे क्या है, तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, रसराज किस रस को कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा देखते हैं। वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस, इनमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, रसराज किस रस को कहा जाता है, वीर रस को नहीं, शांत रस को नहीं और श्रृंगार रस को, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार रस। और डी करुण रस, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, हमारे दो इसके भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा 21वां क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। 8 है, 9 है, 11 है, 10 है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 8। 9 नहीं है, 11 नहीं है और 10 नहीं है। ये किसके अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताई गई है नाट्य शास्त्र में। तो कितनी है, 8 होती है दोस्तों। हमारा 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण कमल बंधु हरि राय में कौन सा अलंकार है। मैंने दोस्तों अलंकार के बारे में बताया था, उनकी ट्रिक भी बताई थी कि किसमें कौन सा अलंकार होता है। तो आइए दोस्तों, अब
मैं यही जानना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को अलंकार का चैप्टर भी समझ में आया होगा। मैंने बीच में उनकी परिभाषा भी बताई है, नियम भी बताए हैं। तो दोस्तों सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा 22वां क्वेश्चन है, चरण कमल बंधु हरि राई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है? नहीं है। रूपक अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है? यमक अलंकार है? उत्प्रेक्षा भी नहीं है, यमक भी नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन रह जाता है, रूपक अलंकार है। उपमा, जहां दो भिन्न वस्तुओं में समता प्रकट की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक, जहां उपमेय में उपमान, उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यमक अलंकार, जब एक शब्द दो बार प्रयोग हो और उसके अर्थ हर बार भिन्न भिन्न निकले उसे यमक अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो इसमें चरण कमल बंधु हरि राई में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार की एक और पहचान होती है कि दो जो शब्द दिए होते हैं उनके बीच में डैश आता है, लेकिन सा से सी सम समान ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। सा से सी बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। अब आगे है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो यहाँ हिंदी के बारे में पूछा गया कि किस परिवार की भाषा है। द्रविड़ नहीं है, ऑस्ट्रिक नहीं है, चीनी तिब्बती नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, भारोपीय। तो हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 24वां, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अब यहाँ संविधान है, उसमें राजभाषा है जो हमारी किस अनुच्छेद में आती है, तो उसी के बारे में बताना दोस्तों। चार ऑप्शन हमारे पास, 351, 343, 340, 345। तो हमारी जो हिंदी है राजभाषा घोषित की गई है, किसमें की गई है? 343 में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा 25वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते क्या होगा। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? भामे है? नहीं है। मम्मट है? नहीं है। और विश्वनाथ है? नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, बी, आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक के रचयिता तो कौन है? आनंदवर्धन है दोस्तों। आगे 26वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, उदंत मार्तंड समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कहां से होता था? दिल्ली से? नहीं। वाराणसी से? नहीं। इलाहाबाद से? नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता से। कलकत्ता या कोलकाता। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां, 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, दलित विमर्श की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन के लेखक है। इनमें से दलित विमर्श की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन के लेखक कौन है, उसके बारे में बताना दोस्तों। हमारे पास चार ऑप्शन है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा?
हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमारा बी ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए दोस्तों, हमारा 28वां क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 13 होती है? नहीं होती, 13 नहीं होती, 11 नहीं होती, 24 नहीं होती, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं। आगे हमारा 29वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्यंग्य विधा के शीर्ष लेखक कौन माने जाते हैं? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों हमारे पास, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना और श्रीलाल शुक्ल। तो इनमें 4 ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन हमारा गलत है, सी भी गलत है हमारा, और डी भी गलत है, तो हमारा एक ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, बी हरिशंकर परसाई जी हमारे व्यंग्यकार माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यहाँ चिंतामणि है जो निबंध संग्रह है, उसके बारे में पूछा गया दोस्तों, किसका निबंध संग्रह है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? ए हमारा ऑप्शन गलत है, सी भी हमारा गलत है, डी भी हमारा गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन आता है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जो मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना कार्य अच्छे से करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, रेखाचित्र। तो बाणभट्ट आत्मकथा भी नहीं है, ये जीवनी भी नहीं है, रेखाचित्र भी नहीं है, तो हमारा उपन्यास हो जाएगा दोस्तों ये। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 32वां, हिंदी का पहला द्विपोतार्ध लेखक किसे माना जाता है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, रांगेय राघव, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त और धर्मवीर भारती। हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो हमारा एक ही ऑप्शन रह गया है हमारा बी, तो आ जाएगा इसमें शिवदान सिंह चौहान। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। चलिए दोस्तों, हमारा 33वां क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, यात्रा, वृतांत। तो हमारा संस्मरण नहीं है, निबंध नहीं है, यात्रा वृतांत नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, रेखा चित्र। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और ये किसका है रेखा चित्र? ये है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। आगे है दोस्तों 34वां क्वेश्चन, स्त्री विमर्श पर आधारित श्रृंखला की कड़ी किसकी रचना है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों। मृदुला गर्ग नहीं है, प्रभा खैतान नहीं है, मन्नू भंडारी नहीं है, तो हमारा एक ही आंसर बच जाता है दोस्तों बी,
तो हमारा महादेवी वर्मा सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, हमारा 35वां क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन, अगेय, यशपाल और निर्मल वर्मा। तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अगेय। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए हम पुनः कल मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा जो हिंदी पढ़ाई गई है, आप बच्चों को अगर आप सभी को समझ में आया है, तो आप सभी हमारे विजय सूत्रा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें।